नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने पढ़ा था शेयर तथा लाभांश के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर अध्याय 8 समुच्चय, जो हमारा DLED थर्ड सेम का टॉपिक है। इसमें हम समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलो शुरू करते हैं अब। तो हम पढ़ेंगे समुच्चय। सेट कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं या पदों का समूह या संग्रह जिनमें कोई विशेष गुण या लक्षण उपस्थित हो, उसे हम समुच्चय कहते हैं। मतलब कोई यदि वस्तु हो या पद हो, उनका हम समुच्चय बना दें, मतलब ग्रुप बना दें। जैसे हम आपको कह दें कि कक्षा 1 का समुच्चय। तो कक्षा 1 में विद्यार्थी हैं, हमने उनका समुच्चय कहा तो हमने क्या किया, उसको ग्रुप बना दिया कक्षा 1 के विद्यार्थियों का, मतलब कक्षा 1 के विद्यार्थियों का ग्रुप। तो वो हमारा क्या है, सेट समुच्चय कहलाएगा। ठीक। यदि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं, तो भी हमारे एक वो समुच्चय हो जाएगा। ठीक। अब देखेंगे कि समुच्चय संकेतन, कि समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। तो समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा ए हुआ कैपिटल, कैपिटल बी हुआ, कैपिटल सी, कैपिटल एच, मतलब कुछ भी हम कैपिटल लेटर में मान सकते हैं। तो वो हमारा समुच्चय को प्रदर्शित करता है। ठीक। अब हम उनकी अवयव जो होते हैं उनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। हम समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे छोटे अक्षर क्या होते हैं, स्मॉल लेटर, जैसे ए हुआ, स्मॉल एक्स हुआ, स्मॉल वाई हुआ, जेड हुआ, स्मॉल बी हुआ। तो ये हमारे क्या हैं, उसकी अवयव हैं। ठीक। अब अवयव क्या होते हैं, अवयव होते हैं जो समुच्चय के एक छोटा सा भाग, समुच्चय का एक छोटा सा सदस्य, उनको हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे हम कह दें कि परिवार का समुच्चय, तो परिवार तो हमारे पूरे इकट्ठा हो गया। उस परिवार में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। तो वे जो परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो क्या हमारे अवयव हैं, वे क्या कहलाएंगे, हमारे अवयव कहलाएंगे। ठीक। जिसे हम स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और समुच्चयों को हम मझले कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक। समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे हम कह दें कि सम संख्याओं का समुच्चय, लिख दें सम संख्याओं का समुच्चय। तो हम लिखेंगे ए बराबर, मतलब कोष्ठक लगाएंगे और सम संख्याएं लिख देंगे, डॉट डॉट, और मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, एक समुच्चय हुआ, जिसे हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। और जो इसके अंदर जो संख्याएं लिखी गई हैं जो कि हमारे अवयव हैं। ठीक। जिसे हमारा जी एग्जाम्पल में हमने दर्शाया है। अब देखेंगे कि समुच्चयों का निरूपण करने की विधियाँ, कि मतलब समुच्चयों को निरूपण करने की कितनी विधियाँ हैं, मतलब कि समुच्चयों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितनी उसकी विधियाँ हैं हल करने की। ठीक। तो पहला हमारी विधि है, पहली विधि तालिका या रोस्टर विधि।
इसमें हम क्या करते हैं, तालिका या रोस्टर विधि में हम अवयवों को अंकों के रूप में लिखते हैं। इसे अंकों के रूप में लिखते हैं, मतलब इसमें हम उसके गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं जो हमारी वे संख्याएं दी गई हैं। इस हमारी संख्याएं 1 2 3 4 क्रम से दी गई हैं, तो भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। हम उस गुण को न लिखें और उनकी सीधी संख्याओं को लिख दें 1 2 3 4, तो भी हमारी तालिका विधि कहलाती है। जब हम कहते हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय, तो जो सम संख्याओं का समुच्चय है हम उसको लिख देंगे, तो भी हमारा क्या एक गुण हो जाएगा उन संख्याओं का जो संख्या हमारी दी गई हैं। ठीक है, तो गुण को न लिख करके उनकी सीधी संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, तो हमारी वो तालिका या रोस्टर विधि कहलाती है। जैसे हमारे कोष्टक में हमारा एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ए बराबर मझला कोष्ठ 1 2 3 4 डॉट डॉट और मझला कोष्ठ बंद, तो ये हमारा रूप कहलाएगा तालिका रूप या रोस्टर विधि। ठीक, अब हमारी दूसरी विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में हम अवयवों की विशेषताओं को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं गुण विधि में कि जो अवयव दिए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या विशेषताएं वे प्रदर्शित करते हैं, तो उन विशेषताओं को लिखना कोष्ठक के अंदर, तो वो हमारी गुण विधि हो जाती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में दिया है कि पहले हमने ए बराबर मतलब कोष्ठ 1 2 3 4 n तक लिखी हुई है। ठीक, तो ये क्या हमारी पहले तो हमारी तालिका विधि है जो अंकों के रूप में प्रदर्शित, और इसका गुण क्या है कि इन संख्याओं का गुण है कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मतलब कोष्ठ में उनके गुण को लिखना हमारी गुण विधि कहलाती है या समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी गुण विधि हो गई। इस प्रकार से और कोई भी जितने भी सवाल हैं इसके, तो हम उसको अगली वीडियो में आपको इन सवालों की चर्चा करेंगे। अभी हम इस वीडियो में ओनली इनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। ठीक, यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक, तो हम इसमें पहले ओनली परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और सवालों की वीडियो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे उनके सवालों पर। ठीक, जैसे एक आध सवाल मैं यहाँ पर चर्चा कर दूँगा कि इनकी विधियाँ कैसी हैं और उनको किस विधि में कैसे लिखते हैं। जैसे हम कह दें कि हमारा ए बराबर दिया गया है कितना, हम कह दें कि मझला कोष्ठ 2 4 6 डॉट डॉट और मझला कोष्ठ बंद, इसको हमें गुण विधि में लिखना है। तो हम इसको गुण विधि में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो हम मझला कोष्ठ लगाएंगे, फिर लिखेंगे x सच डेट x। अब जो काहे का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं जी हमें देखना है, तो 2 4 6 8 इनका गुण क्या है, ये एक सम संख्याएं हैं, तो लिख देंगे कॉमा सम संख्या और कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा गुण विधि के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। अब मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नोट। ठीक, मैं थोड़ा जूम कर दिया है कि आपको दिखने लगे साफ साफ। तो मेरा ये नोट दिया गया पहला नोट है। ये हमारे नोट पूरे दोनों नोट हमारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको हमें ध्यान से समझना है। तो हमारा पहला नोट क्या कहता है, हमारा पहला नोट कहता है कि किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं। मतलब इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, यदि हम अवयवों को समुच्चय में लिखते हैं, समुच्चय के अंदर मझले कोष्ठक में लिखते हैं, तो उनके अवयवों को हम क्या करेंगे, दोहराएंगे नहीं,
ओनली एक बार जो अवयव आ गया तो हम एक ही बार में ही लिखेंगे। हमें अवयवों को एक ही बार में लिखना है, मतलब एक ही बार उस अवयव को लिखना है। यदि हमारे अवयव एक से अधिक बार आते हैं तो उनको केवल एक ही बार लिखेंगे, मतलब उनकी अवयवों को हम दोहराएंगे नहीं। जैसे हम कह दें कि दिया गया है मैथमेटिक्स, ठीक है, अब ये दिया मैथमेटिक्स, अब कह दें कि इस मैथमेटिक्स को हमें समुच्चय के अंदर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बराबर पे हम कोष्ठ लगाएंगे, ठीक। तो एम लिखा है तो हम एम लिख देंगे स्मॉल लेटर में। ये ध्यान देना है कि अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना है, ठीक। ए दिया है तो हमने ए लिख दिया, टी दिया है कॉमा लगा के हमने स्मॉल टी लिख दिया, फिर हमने एच लिख दिया स्मॉल एच, ठीक है, फिर हमने ए लिख दिया, ठीक। अब फिर हमारा एम आ गया तो हम एम को एक बार लिख चुके हम एक बार एम को, तो हम अब एम को दोबारा नहीं लिखेंगे। हमारे पहले नोट का मतलब ही यही था कि प्रत्येक अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं और लिखना है। जो अवयव एक बार लिख गया है उसको हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है। जैसे एम आ गया दोबारा तो अब हम एम को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं, ठीक। तो इस एम को छोड़ देंगे। फिर आ गया ए, तो ए को भी हम लिख चुके हैं तो ए नहीं लिखेंगे। टी को भी लिख चुके हैं तो टी भी नहीं लिखेंगे। अब लिखा आई तो आई लिख देंगे, कॉमा सी, ठीक है। तो ये हमारा मैथमेटिक्स हमारा समुच्चय के रूप में लिख गया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। मतलब पहले पॉइंट का मतलब था कि अवयवों को हमें दोहराना नहीं है। जो एक बार अवयव लिख गया है तो हम दोबारा उस अवयव को नहीं लिखेंगे, ठीक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि समुच्चय के अवयवों को क्रम बदलने से समुच्चयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दूसरे पॉइंट का कहने का मतलब है कि यदि हम समुच्चय के जो अवयव दिए गए हैं उनका क्रम बदल दें तो समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। यदि हम कह दें कि हमारा समुच्चय दिया है कि मझला कोष्ठ ए बी और सी ये दिया है, यदि हम इसका क्रम बदल दें और लिख दें बी कॉमा सी कॉमा ए, ऐसा लिख दें तो इन दोनों समुच्चयों में कोई अंतर नहीं है। इस दूसरे नोट का कहने का मतलब यही था कि यदि हम इन अवयवों का क्रम बदल दें तो समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता है, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्या है। अब पढ़ेंगे हम समुच्चयों के प्रकार, ठीक, कि टाइप ऑफ सेट, समुच्चय के कितने प्रकार हैं, तो हम समुच्चय के प्रकारों को पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारा पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय, ठीक, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या है, निल सेट। तो आप नाम से ही पहचान जाओगे कि रिक्त समुच्चय क्या है, कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। रिक्त मतलब होता है खाली, रिक्त का मतलब होता है खाली, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक। इसे फाई या मझले कोष्ठ से प्रदर्शित करते हैं। मझले कोष्ठ के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, तभी हमारा वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक। यदि हम उसको केवल फाई से प्रदर्शित कर दें या खाली कोष्ठक को लगा दें बस, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा दोनों। यदि हम इस खाली मझले कोष्ठक के अंदर कोई भी अंक लिख दें, यदि हम 0 लिख दें
तो फिर ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। यही हमने नोट में चर्चा भी की है। समुच्चय फाई या जीरो रिक्त समुच्चय नहीं है। यदि इनको हम मध्य कोष्ठक के अंदर लिख दें तो ये हमारा समुच्चय क्या रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि इन समुच्चयों में फाई तथा जीरो एक अवयव की भांति कार्य कर रहे हैं। जी कैसे हैं? एकल समुच्चय कहलाएंगे। मतलब कहने का ये है, यदि हमारा कहीं रिक्त समुच्चय है तो हम उसको ओनली फाई से प्रदर्शित करेंगे। यदि फाई से प्रदर्शित नहीं करना है तो आप ओनली खाली कोष्ठक लिख के छोड़ देंगे। इसके अंदर कोई भी समुच्चय आपको नहीं लिखना है। यदि आप सोचो कि इसके अंदर हम क्या लिख दें फाई, या इसके अंदर क्या लिख दें जीरो, तो फिर ये हमारे रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएंगे। जो हमारे फाई और जो जीरो हैं ये हमारा एक अवयव का कार्य करेंगे, तो ये हमारे एक एकल समुच्चय कहलाएगा। ठीक, ये हमारा था रिक्त समुच्चय। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे जो परिभाषाएं समझ में आ रही होंगी। अब दूसरा परिभाषा पढ़ते हैं परिमित समुच्चय की, कि परिमित समुच्चय क्या है। फाइनाइट सेट। ठीक, तो परिमित फाइनाइट सेट नाम से ये परिमित या सीमित। तो यदि कोई ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। इसकी कंडीशन क्या है कि जो हमें अवयव दिए हैं वो कैसे हों, परिमित हों या सीमित हों, तो वो हमारा परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल में कि 6, 8, 5, 9, हमने इस समुच्चय में संख्याओं को क्या कर दिया, सीमित कर दिया कि 6, 8, 5, 9 ये 4 ही अवयव हैं बस इसके अंदर, तो क्या है सीमित हो गए, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, सीमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम अपरिमित समुच्चय, अपरिमित या इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित जो असीमित हो। तो यदि कोई समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो तो हमें ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। मतलब इसमें क्या है, जो अवयव दिए गए हैं वो कहाँ तक हो, इनफाइनाइट तक हो, अनंत हो, तो भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। जैसे 1, 3, 5, 7 और लिखा है डॉट डॉट, हमने ये डॉट डॉट लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, जी इनफाइनाइट अनंत तक जा रही है। ठीक है, अब देखेंगे समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट। यदि ए और बी ऐसे समुच्चय हैं, इसमें क्या देखना है कि यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी हो, जो ए में अवयव हैं वो बी में भी हो और जो बी की प्रत्येक अवयव हैं वो किस में हो, ए में हो, तो दोनों समान या बराबर कहलाते हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे, फिर हम समान समुच्चय कहेंगे। जो अवयव ए में है वही बी में हो। जैसे हमने देखा कि ए दिया है एक्स वाई जेड, बी के अवयव हैं वाई जेड एक्स, तो क्या ये दोनों बराबर हैं। जो अवयव हमारे ए में भी हैं वही अवयव हमारे बी में भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी। ये कैसे अवयव हैं, समान अवयव हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे हम पांचवा, एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या कहलाता है, ये तो नाम ही से परिभाषित है, एकल एक समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, तो उसमें क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे हमें लिखा ए बराबर 5 मध्य कोष्ठक में और बी बराबर लिखा है मतलब कोष्ठ एक्स सच डेट एक्स सम अभाज्य संख्या, इसमें भी हमारा एकल समुच्चय है। तो कैसे, तुम कहो अभाज्य संख्याएं लिखिए, अभाज्य तो लिखिए लेकिन कैसे लिखिए, सम लिखिए। तो हम जानते हैं कि सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है जिसे हम 2 कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है 2। तो इसमें कैसे अवयव है, एक ही अवयव है, तो ये भी हमारा एकल समुच्चय कहलाएगा।
इस प्रकार से हमारे समुच्चय के प्रकार समाप्त हुए। ये 5 प्रकार के हमारे समुच्चय के प्रकार थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस निकालेंगे इनका। ठीक, इसको ध्यान से समझना है कि ये क्या कहता है। समुच्चय का अंतर क्या करना है, पहले वाले समुच्चय के वे अवयव जो दूसरे में ना हो। मतलब हमें ऐसे अवयव लिखना है जो दूसरे में ना हो। आप इसको एग्जाम्पल से ही समझिए, आपको जो एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है। जैसे हम कह दें कि ए बराबर दिया है कि 1 4 5 3, बी बराबर दिया है 1 5 2। ध्यान से समझना। और फिर जो कह रहा है कि ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो ए को उतार लेंगे, ए के संख्याएं उतार लेंगे और बी को उतार लेंगे पहले तो। ठीक, फिर लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक, जब ए माइनस बी हमने लिखा तो इसकी ए का मान लिख दिया, माइनस बी का मान भी लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ पर बी नहीं लिखना है, बी हमारा कटा है। ठीक, ए का मान लिखा हमने 1 4 5 3, बी का मान लिख दिया हमने कितना 1 5 2। अब इसमें क्या करना, हमें ए से बी घटाना है। तो हमें जो बी में है, जो अवयव हमारे बी में हैं वो अवयव हम नहीं लिखेंगे। ठीक, जो समान मिल रहे हैं वो तो क्या होंगे, घट जाएंगे, तो उनको तो लिखना ही नहीं है। और जो एक्स्ट्रा में बचे अवयव उनको भी नहीं लिखना। लिखना सिर्फ किसको है, जो हमारे आगे अवयव दिए हैं। अंग क्या दिया है, हमारा अंग ए दिया है, तो हमें ओनली ए के ही अवयव लिखना है बस। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, ए से तो 1 कट जाएगा पहले। ठीक, आप लोगों को काटना नहीं है, मैं बताया है कि ए से ए, 1 से 1 अपन कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। ठीक, 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है तो हम 4 लिखेंगे। 5 भी हमारा दोनों में है तो 5 को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। और फिर 3 लिखा है, इसमें 3 लिख देंगे। ठीक, तो 4 और 3 इसका हमारा आंसर होता है। ठीक, आंसर आ गया जी। अब तुम कहो जी हमें 2 क्यों नहीं लिखा, ये 2 भी तो लिखना चाहिए। 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक, घटा रहे हैं तो ये 2 क्या हमारा माइनस का है, तो वहाँ पर माइनस संख्या नहीं लिखेंगे, ओनली पॉजिटिव प्लस की लिखेंगे। बी में जितने भी पद हैं उनको तो हमें लिखना ही नहीं है, उनको पूरा छोड़ देना है। और ए की उतना लिखना है जो उसमें ना मिल रहे हैं, जो भी बी में ना मिले उनको ओनली हमें लिखना है बस। तो इस प्रकार से ये हमारा घटाना हो गया। ठीक, अब हम इनके सवालों की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, तो उसको हम और अच्छे से समझाएंगे। ठीक, अब कहेंगे संघ समुच्चय क्या है, यूनियन सेट। यूनियन सेट, तो यदि ए तथा बी दोनों समुच्चय हैं तब उनके अवयवों को मिलकर बना समुच्चय संघ समुच्चय कहलाता है। ठीक, दोनों समुच्चयों को क्या करें, मिला दें, तो उसे हम संघ समुच्चय या यूनियन समुच्चय कहेंगे। इसे हम ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ए यूनियन बी पढ़ते हैं। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं इस चिन्ह को। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो संघ समुच्चय यूनियन सेट समझ में आ गया होगा। ठीक, इसे हम ए यूनियन बी पढ़ते हैं, क्या, ए यूनियन बी, इस यू को। ठीक, अब देखेंगे हम उभयनिष्ठ दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, मतलब इंटरसेक्शन क्या है इसका। तो देखेंगे ए तथा बी ऐसे समुच्चय हैं, तब ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों से बना समुच्चय क्या है। हमारे 2 अवयव दिए गए हैं, एक दिया गया है ए समुच्चय दिया है, दूसरा बी समुच्चय दिया है। 2 समुच्चय दिए गए हैं, इन 2 समुच्चयों में जो अवयव उभयनिष्ठ हो उनसे बना समुच्चय क्या कहलाएगा,
सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। ठीक, इसे हम ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इस चिन्ह को हम क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक, ये वीडियो हमारी परिभाषाओं की थी। तो हमारे इस वीडियो में सारी परिभाषाएं समाप्त हुई। मैं अगली वीडियो में आपको इन समुच्चयों के सवाल लाऊंगा, तो सवालों के माध्यम से आप और अच्छे से समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आया होगा। यदि हम कह दें, चलो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहे हैं। इसमें दिया है 2 3 और बी का मान दिया है कितना? 1 3। ठीक, अब कह दें हम इसमें क्या कर दें? ए इंटरसेक्शन बी निकालो। क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मैंने बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। जे ए और बी दोनों समुच्चयों से जो अवयव उभयनिष्ठ हों, उनसे बना समुच्चय हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है। तो 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। इसमें ए एक है, इसमें 1 नहीं है, लेकिन 3 दोनों में है। तो 3 क्या अपना उभयनिष्ठ हुआ। तो जो 3 हमारा इसका आंसर होता है। ठीक, इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन के सवालों को हल करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अगली वीडियो में इन समुच्चयों के सवालों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।